हाय गाइस, मैं हूँ सबा और आज के पॉडकास्ट में हम यहाँ मौजूद हैं एक बहुत अच्छे गेस्ट से मुलाकात करने के लिए। पहले मैं आपको बता दूँ इस पॉडकास्ट का मकसद क्या है। इस पॉडकास्ट का मकसद ये है कि हम रियल पीपल से रियल टॉक करेंगे, यानी कि हम ऐसे लोगों से मिलेंगे जो समाज में कामयाब हैं और हम उनसे जानेंगे कि वो कैसे कामयाब हुए और किस तरह से उन्होंने सोसाइटी में अपना मकाम बनाया। और साथ ही हम बात करेंगे यूथ की, विमेन की, सक्सेस की, लोनलीनेस की और ब्रेकअप की भी बात करेंगे, डेटिंग की भी बात करेंगे, लेकिन अलग-अलग गेस्ट से अलग-अलग तरह से हम बात करेंगे। आज की हमारी गेस्ट हैं मिसेस मनीषा वाजपेयी, जो कि एक कामयाब बिजनेस वुमन है, बहुत अच्छी सोशल वर्कर हैं, एक बेहतरीन वाइफ हैं, मदर हैं और अब वो पॉलिटिक्स में एंटर हो गई हैं और मुझे उम्मीद है जिस तरह से वो पॉलिटिक्स में आगे बढ़ रही हैं, एक दिन वो मंत्री बन के रहेंगी। तो आइए मनीषा जी से बात करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनकी जर्नी जानते हैं और साथ ही उनके एक्सपीरियंस से बहुत सारे इनपुट्स लेते हैं ताकि हमारी लाइफ में भी कुछ चेंजेस आ सकें। तो चलिए मुलाकात करते हैं। तो हमारे साथ फ्रंट सीट कन्फेशन पे आज मौजूद हैं मिसेस मनीषा वाजपेयी जी। तो चलिए मुलाकात करते हैं उनसे। कैसी है मनीषा जी? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच डॉक्टर सबा यूनुस जी, आपने मुझे आमंत्रित किया आपके फ्रंट सीट कन्फेशन। आपने मुझे इसका एक हिस्सा बनाया तो आपका आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही साथ मैं अभिवादन करना चाहती हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग भी आप इस संवाद को देखेंगे, आप सबको मेरा यानी मनीषा वाजपेयी का प्यार भरा अभिवादन। आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा शॉर्ट में बताइए अपनी जर्नी के बारे में कि आप बिजनेस आपने कैसे स्टार्ट करा और कैसे आप उसमें कामयाब हुई और समाज सेवा में आपने कब कदम रखा। शुरू से बताइएगा, थोड़ा अपनी क्वालिफिकेशन से शुरू करिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन डॉक्टर सबा। और मेरी इस लॉन्ग जर्नी को आपने कहा कि शॉर्ट में बताइएगा। हाँ। एजुकेशन से आपने कहा कि मैं स्टार्ट करूं, तो मैं साइंस बैकग्राउंड की लड़की थी जिसने स्विच किया आर्ट्स में। शादी के बाद मैंने आर्ट्स में स्विच किया और मैंने बीए किया एंड बीएड भी किया मैंने, लेकिन बीएड मैंने फिर साइंस से ही किया बिकॉज मुझे साइंस बहुत प्रिय थी। मेरी चीज थी कि मुझे और बढ़ना है और पढ़ना है। मैं डॉक्टरेट करना चाहती थी और बिना मास्टर्स के आप डॉक्टरेट नहीं कर सकते। तो यू वोंट बिलीव, मैंने कोविड के टाइम पे अपना कंप्लीट किया है पोस्ट ग्रेजुएशन। वेरी गुड। और उसमें भी मैंने 2 बार 3 बार पहले फॉर्म भरे और जो मैं एग्जाम्स नहीं दे पाई, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था और मैं एग्जाम्स नहीं दे पाई और मैं नहीं कर पाई। बट जब मैंने दोबारा किया और मैंने कोविड के पीरियड में, जब मेरी बेटी पोस्ट ग्रेजुएशन में थी, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन का टाइम और उसका टाइम सेम है। तो ये भी लोगों को एक आप बता सकते हो कि पढ़ाई का समय उम्र नहीं होती। फिर मैंने एक उसकी भी प्रक्रिया शुरू करी कि बीइंग डॉक्टरेट तो एक मुझे मिल जाए। फिर उसके भी मैंने चीज की और वो प्रोसेस चल रही है। फिर आगे अगले कभी पॉडकास्ट में शायद मैं काम के आगे डॉक्टर लग जाए। एनीवे, अब मुझे बताइए कि आपने बिजनेस कब स्टार्ट करा? बिजनेस तो मुझे मेरी जिंदगी के साथ ही साथ चल रहा है। मतलब 26-27 साल हो गए। नहीं, शादी हो गई। अब जब इस घर में हम आए शादी हो करके, तो अब पॉकेट मनी वाली चीज तो बात नहीं थी। अच्छा, तो मतलब आप तो मुझे ऐसा लगा कि आई शुड नॉट आस्क फॉर मनी टू एनीवन, नो मैटर वो मेरे पति ही क्यों ना हो। मुझे अपना पैसा खुद कमाना है। यस, ये एक होनी चाहिए, ये एक सलाहियत औरतों के अंदर कि उन्हें ये लगे कि मुझे अपना पैसा खुद कमाना है। सवाल है, हमको आप ये बताइए कि आपने बिजनेस जब शुरू करा तो किस स्टेज पे शुरू करा था और आज आप पब्लिकेशन में हैं? प्रिंटिंग में। हाँ, प्रिंटिंग में आप हैं। तो ये प्रिंटिंग का ये बिजनेस आपने इतना बड़ा कैसे करा? ये थोड़ा सा संक्षेप में हमें बता दीजिए, हम और भी सवाल हैं। हाँ। सबा, आई एम वेरी क्रिएटिव पर्सन। हाँ। मैं कंप्यूटर के स्टार्टिंग का वो दौर था। आई एम टॉकिंग अबाउट 95-96।
ये वो दौर था कि कंप्यूटर ने एक स्थान लेना शुरू कर दिया था, एंड दैट टाइम आई वाज कैरिंग माय डॉटर। ओके। तो हमारे पास, हमारे घर में मेरे पति एक कंप्यूटर लेकर के आए, एंड आई स्टार्टेड प्लेइंग गेम्स। तो गेम्स खेलती थी बिकॉज उस समय मेरा बीएड बिल्कुल कंप्लीट हुआ था, और एक फैमिली आगे बढ़ाने की बात आ चुकी थी। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो रिलेटेड टू क्रिएटिविटी हो। तो मैं ग्राफिकल डिजाइनिंग में आ गई। तो आपने डीटीपी सीखा? यस, मैंने प्रॉपर उसका कोर्स किया। और वहां जब तो कोर्स करने के बाद, उस टाइम पे पेज मेकर होता था, कोरल होता था, हाँ जी, फोटोशॉप कोरल का मैंने जो 5th वर्जन था वो उस समय नया नया आया था। पहले तो पेज मेकर था, फिर कोरल 5, पता नहीं लोग जानते भी होंगे कि नहीं, एडोब फोटोशॉप। उसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी है, मैंने वो कोर्स किया। तो मैंने उसको फिर एक बिजनेस के रूप में स्टार्ट किया। लेटर ऑन मैंने एक मशीन्स का इंस्टॉलेशंस कराया, और प्रिंटिंग इंडस्ट्री में मैं एंटर कर गई। और आज आपने कितने साल हो गए इस बिजनेस को आपके? ये 27 साल हो गए। 27 साल में आपने काफी ग्रो कर लिया। हाँ, बहुत मेहनत, जाहिर सी बात है, बहुत मेहनत होती है। कोई भी कामयाब अगर है तो उसके पीछे और जिस फील्ड में मैं हूँ, इस फील्ड में महिलाएं नहीं है, ये मेल डोमेन कहा जाता है। यही तो काबिल तारीफ है। यही तो काबिल तारीफ है आपने। अब ये बताइए कि आपने एक पुनर्नवा फाउंडेशन शुरू करी है जी, और इनर व्हील में भी आप अच्छी पोस्ट पे हैं, और कमिंग ईयर आप डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी बनने वाली हैं जी। तो आपका ये सामाजिक सफर कब शुरू हुआ, इसके बारे में भी थोड़ा हमको बताएं। सामाजिक सफर तो अगर इनर व्हील की बात करें तो ये 2001 की बात है, जब मैंने इनर व्हील ज्वाइन किया था। वहां से एक मैंने इस क्षेत्र में सामाजिक सेवा जिसको कहते हैं उसमें कदम रखा था, और फिर एक मैं एक्टिव मेंबर रही इनर व्हील की। लेकिन उसी समय मेरे बच्चे और मेरा व्यापार बढ़ रहा था, तो मैं उसमें उतना पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। एक मेंबर तो रही, एक्टिव नहीं थी, लेकिन थी, जाती थी, कामों को देखती थी। और एक्टिवली मैंने 2015 से शुरू कर दिया था। उसके बाद से फिर मैं शायद नहीं, अब मैं रुकूंगी भी नहीं, मैं रुकूंगी भी नहीं। नाउ इट्स बीन 10 इयर्स। अब आप रुकिए नहीं, आगे बढ़िए और बहुत कामयाब होइए, ये हम चाहते हैं। धन्यवाद। हमें ये बताइए कि आजकल महिलाएं काम तो कर रही हैं बाहर, क्योंकि हम देख रहे हैं समाज बदल गया और अब महिलाएं बाहर निकल रही हैं और हर क्षेत्र में काम कर रही हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं ये एक शिकायत रहती है कि फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को वो मैनेज करने में थोड़ा पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पा रही हैं। लेकिन आपको मैं देखती हूँ कि आप अपनी फैमिली को भी अच्छे से लेके चल रही हैं और काम भी आप कर रही हैं और समाज सेवा में भी आप बहुत ज़्यादा लिप्त हैं, एंड स्टिल यू आर मैनेजिंग वेरी वेल। तो थोड़ा सा ये बताइए कि किस तरह से वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को एक औरत बैलेंस करके चले। हाँ, ये बात आप सही कह रही हैं कि फीमेल्स दो हुआ वर्किंग, दे आर स्ट्रगलिंग कि मैनेजमेंट नहीं है, और इसके लिए एक शब्द है समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। तो समय प्रबंधन अगर आप जिस दिन जान जाएंगे, आपको जीवन में कभी भी किसी भी चीज के लिए कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लीड अ बैलेंस लाइफ। हाँ, और एक और चीज आपने कहा ना, परिवार के बीच में संतुलन और व्यापार के बीच में, काम के बीच में संतुलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज के एरा में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप काम कर रहे हो, वो काम आपके हृदय में होना चाहिए, आपके मस्तिष्क में नहीं होना चाहिए। आप कोई अनूठा काम नहीं कर रहे हो, और इंडिपेंडेंट होना ये आपकी चॉइस है, डिपेंडेंट होना ये भी आपकी चॉइस है। बिल्कुल। व्हाट आई सजेस्ट कि आपको डिपेंडेंट नहीं होना, इंडिपेंडेंट होना है। अगर आप इंडिपेंडेंट हैं तो आप अपनी फैमिली को ये क्यों बता रहे हो कि बीइंग इंडिपेंडेंट, मैं अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ या मैं अर्नर हूँ, तो ये कोई मैं बहुत अलग सा काम कर रही हूँ और इसके लिए मैं आपको समय नहीं दे सकती। समय तो आपको देना पड़ेगा, वरना माँ बनना आपकी चॉइस थी,
पत्नी बनना आपकी चॉइस है, हाँ। बहू बनना आपकी चॉइस है। जब ये सारी चॉइसेस आपकी हैं, ये एक तो फिर आपको इसमें ऐसा क्यों करना है कि नहीं हम कुछ विशेष काम कर रहे हैं और हम आपको समय नहीं दे सकते। ये सारी उत्तरदायी तो आपके हैं। तो मतलब काम के लिए भी इक्वल टाइम निकालिए और घर के लिए भी इक्वल टाइम निकालिए। और एक चीज़ और, ये कॉन्सेप्ट है कि काम घर लेकर मत आइए, क्योंकि अगर आप काम का टेंशन स्ट्रेस घर लेकर आते हैं तो फिर आप घर वालों से झिकझिक करने लगते हैं। नहीं, सभा में एक बात कहना चाहूंगी, स्ट्रेस तो परिवार का भी नहीं होना चाहिए काम पे। अगर काम का स्ट्रेस आप घर नहीं लेके आ सकते तो परिवार का स्ट्रेस भी आपको काम पे नहीं लेके जाना चाहिए ना, क्योंकि कहीं ना कहीं, और सबसे अच्छी बात तो ये होनी चाहिए कि आप स्ट्रेस फ्री रहो। हाँ, बिल्कुल। आप तनाव मुक्त होंगे, तभी तो आप सब कुछ अच्छे से कर सकेंगे ना। उसके लिए यही है कि आप किसी भी चीज को अपने मस्तिष्क पे हावी मत होने दे, आप बहुत कुछ अच्छे से कर पाएंगे। अच्छा, हमें बताइए, आप पॉलिटिक्स में अब सक्रिय हो गई हैं, आप जी बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही हैं, आप एक बहुत अच्छी प्रवक्ता हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आगे आने वाले समय में एक अच्छी पॉलिटिक्स में अच्छी पोस्ट पे होंगी। ये पॉलिटिक्स में आने का क्या की आपकी ख्वाहिश कब जागी? कब आपको लगा कि अब मैंने बिजनेस में अच्छे से कर लिया है, मैं अच्छे से समाज सेवा कर रही हूँ, अब मुझे पॉलिटिक्स में भी एंटर होना चाहिए, ये ख्याल आपको कब आया? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी हाथ जोड़ करके कि आपने ये कहा कि मैं अच्छे से कुछ भी कर पा रही हूँ। अगर मैं कुछ भी अच्छे से कर पा रही हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है तो उसके लिए आपको धन्यवाद करती हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि महिलाओं की सहभागिता हर क्षेत्र में होनी चाहिए, चाहे वो व्यवसाय हो, समाज हो, समाज सेवा हो, घर हो, पढ़ाई हो, राजनीति हो, कोई भी ऐसे फील्ड अछूती ना रह जाए, अनटच ना रह जाए जहां महिलाएं ना हो। पॉलिटिक्स में आने का आपका पर्पस ये है कि महिलाओं को और सशक्त आप कर सकें। समाज सेवा का बृहद रूप राजनीति है। हाँ, बस यही मैं जानना चाह रही हूँ। समाज सेवा का कि आप थोड़ा और बेहतर तरीके से चीजों को मानती हो कि महिलाओं को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी तो बहुत सारी तकलीफों से, मुसीबतों से वो बच जाएंगी। एक और चीज कहना चाहती हूँ, कभी कभी लोग इसको ऐसा भी समझते हैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग का मतलब हमारे पास कितना पैसा है। मैं इसको दूसरी तरह से देखती हूँ। महिलाओं को सिर्फ ये नहीं है कि आपने कमाया कितना, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि आपने जो कमाया वो आपकी अर्निंग, इसको वेल्थ में कैसे कन्वर्ट करना है। मतलब आपको इन्वेस्ट करना है, अपनी कमाई हुई जो आपकी एक आमदनी है उसको होल्ड नहीं करना है, उसको जमा नहीं करना है, उसको इन्वेस्ट करना है। वो आपको पता होना चाहिए। आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में अगर आप देखें तो हमारे घरों में सामान्यतः जनरली क्या होता है कि पुरुष ये डिसीजन लेते हैं। बिल्कुल, मैंने देखा है ये लोगों के यहाँ कि वो कमा रही हैं, अच्छा कमा रही हैं, लेकिन वो होल्ड करती है मनी को। सारे फाइनेंशियल डिसीजन उनके स्पाउसेस ले रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए महिलाओं को ही सजग होना पड़ेगा। मैं यही तो कह रही हूँ। आप एक चीज सोचिए ना, अगर मैं आपसे ये बात कह रही हूँ कि मैं पिछले 10 वर्षों से महिलाओं के बीच में काम कर रही हूँ, तो जो चीजें मैंने देखी हैं वो यही देखी मैं भी देख रही हूँ सोसाइटी में। और मुझे लगता है महिलाओं को सिर्फ कमाना नहीं है, कमा करके देश नहीं बनानी है, आपको वेल्थ बनानी है। आपको ये बनाना है कि आप अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और उससे ऊपर उठ करके देश के लिए क्या कर सकते हैं। और आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये तो मैंने अपनी खुद की जिंदगी में देखा है कि अगर आप सोच लें और फर्म डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क से अगर आप आगे बढ़े तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन हार्ड वर्क, निरंतरता, कंसिस्टेंसी। अगर आपने दो चीजों को पालन कर लिया, बस आप कुछ भी हासिल कर लेंगे। तो कुछ भी आप अचीव कर सकते हो। कुछ भी हासिल करने से एक सवाल है मेरे पास जी। एक टर्म बहुत चल रहा है इस वक्त नई जनरेशन में, खासकर जेनजी में, मैनिफेस्टेशन। ये हम ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम ये मैनिफेस्ट करने का सोच रहे हैं और हमने मैनिफेस्ट करा तो हमने ये पा लिया। ये मैनिफेस्ट शब्द कभी आपने अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करा? और अगर आपने करा तो आपको क्या बदलाव मिला या आपने क्या हासिल कर लिया? क्योंकि युवाओं का ये कहना है कि अगर हम मैनिफेस्ट कर लें तो हम चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं और हम कुछ भी हासिल कर बहुत खूबसूरत सवाल डॉक्टर साहब आपका है।
मैनिफेस्टेशन बहुत कॉमन आज के आज के समय में। जनरेशन में ये चल रहा है। और मैं गीता पे, कृष्ण पे हाँ, बहुत विश्वास रखती हूँ। और विश्वास ये रखती हूँ कि जब सारथी बने कृष्ण और अर्जुन बैठे थे उनके रथ में, तो कृष्ण यूं ही उनके सारथी नहीं बने थे। उनको कुछ भी नहीं करना था, उनको तो सिर्फ रथ को चलाना था। आपका जो कर्म होता है वही ही आपको आगे लेके जाता है। अगर अर्जुन के पास धनुर्धर वो नहीं होते, धनुष कौशल नहीं होता, तो क्या कृष्ण उनके सारथी होते? तो मेरी बात आप समझ गए होंगे कि मैनिफेस्टेशन तभी कारगर होगा जब आपके तरकश में प्रॉपर बाण होंगे, आपके धनुष में आप प्रत्यंचा चढ़ा करके उस बाण को वहां तक टारगेट कर पाए जहां पे मछली की आंख को अर्जुन ने तभी आप कुछ हासिल कर पाएंगे। आप मैनिफेस्टेशन की माला जपने से कुछ भी नहीं होता। आपको कर्म करना पड़ेगा। मैं ईश्वरवादी हूँ लेकिन मैं कर्म प्रधान हूँ। मैंने जीवन में ये देखा है कि आप मैनिफेस्ट करो कि नहीं मुझे पुलाव खाना है और आपके पास पुलाव आ जाए, आपको उसके लिए अच्छा करना पड़ेगा, एफर्ट लेने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा। जब आपके पास कला कौशल बुद्धि सही दिशा होगी, आपके मैनिफेस्टेशन तभी सफल हो जाएंगे। बिल्कुल सही। देखिए बहुत बहुत अच्छी काम की बात बताइए। सिर्फ और सिर्फ सोचने से नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हमें सोचे कि हम मैनिफेस्टेशन की माला जपें तो कुछ नहीं होगा। हमको माला तो आप किसी की भी जपो कुछ नहीं होगा। कर्म है। अगर आप वो आजकल चल रहा है ना ट्रेंड 10,000 कदम, अच्छा तो 10,000 कदम चलोगे तो आप पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन चलने से 10,000 कदम नहीं बढ़ जाएंगे, हमको आगे पैर भी चलाने पड़ेंगे। 2 युवा बच्चों की माँ है ना, आप ये देख रही होंगी कि बच्चे थोड़ा खुद में ही रहते हैं, माँ बाप से ज्यादा ओपन नहीं हो पा रहे हैं। तो ये बच्चों की गलती नहीं है, ये माँ बाप की गलती है। तो यही तो आपको बताना है, ये माँ बाप की गलती है। मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, आपको यही बताना, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ भी अच्छे से जलप हो रही है ना जी। लेकिन माँ बाप की आज के समय में ये समस्या है कि बच्चे हमसे कुछ शेयर नहीं करते हैं, बच्चे अपने अलग बैठे रहते हैं, उनके अलग अपने दोस्त हैं, है ना। तो बच्चे यही तो कहते हैं कि हमारी वाइफ जिनसे मैच हो रही है हम उन्हीं से अपनी बातें शेयर करेंगे। आप ये बताइए कि किस तरह से आप अपने बच्चों के साथ, मतलब यंग जनरेशन के साथ आप किस तरह से जलप कर रही हैं, थोड़ा सा सलाह दीजिए। कल, आज और कल। कल जो हमारे से पहले वाली पीढ़ी, आज यानी हम, और कल जो आने वाली पीढ़ी है। हमें थोड़ा सा अपने आप को जो बीत रहा है वो उस कल के साथ एडजस्ट करना है, उनको समझना है, और हम समझते भी हैं। ऐसे ही हमको अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उनके में जो चेंजेस हैं, उनकी जो डिमांड है उसके साथ भी आपको मिक्स होना है। ये आज का काम है, वो कल और इस कल को मैच कराए तो हमारे हाथ जुड़ जाएंगे। तो ये पेरेंट्स का ही काम है ना, ये पेरेंट्स का काम है। पेरेंट्स को ही बहुत स्कोल्डिंग करना, बहुत ज्यादा आप बच्चों को डांटना, प्रेशराइज करना, तो बच्चा आपसे हट जाएगा, बच्चा हट जाएगा। आपको मैं एक चीज बताऊं आपको, सबक किसी भी चीज के लिए, चाहे वो पेरेंटिंग के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, राजनीति के लिए हो, समाज सेवा के लिए हो, किसी भी चीज के लिए है, वो एक टर्म है इमर्जन। आप जब इमर्स करते हो, एक बहुत पुराना है कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। अच्छा, तो मतलब डूब जाओ। जो इसका मतलब अगर आप अपने आप को जब आप पेरेंटिंग में हो उसको अपने अंदर आप घुस जाओगे, सब अच्छा हो जाएगा। उतराओगे तो आप पेरेंटिंग में भी खोओगे, आप व्यवसाय में भी खो जाओगे, आप राजनीति में भी खो जाओगे। आप तभी करोगे ना जब आप उस चीज में पूरी तरह से आप एनग्रॉस हो जाओगे अपने आप को, सोते जागते उठते बैठते एक किसी पर्टिकुलर चीज पे, और जब जहां जैसे, बिकॉज हम लोगों को तो एक टाइम पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उत्तरदायित्व में रहना पड़ता है। तो आप जब जहां जैसे हैं अपने आप को फुल्ली वहीं पे आप लगा दो, और जब लगा दोगे तो वो चाहे बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो,
बूढ़ा तो अब आजकल कोई होता ही नहीं, सब जवान। हाँ, और होने भी चाहिए। नहीं, अच्छी बात है। अच्छी बात। अपने अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने आप को भी अच्छा रखना चाहिए, स्वस्थ रखना चाहिए, ये जरूरी है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि आज के की जनरेशन को जो उनके पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे हैं, तो उनको जरूरत ये है कि वो बच्चों को समझें, उनके बदलते हुए मनोवृत्ति को समझें। अगर बिल्कुल। वो समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो बच्चा भी कोशिश नहीं करेगा उनके साथ झलक होने के लिए। तो माँ बाप को ये जरूरी है कि बच्चे को समझने की, उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। एक टर्म है जो बहुत अच्छा टर्म है, वो टर्म है दोस्त। हाँ, दोस्त बन जाए, दोस्त बन जाए। माँ बाप को बच्चों का दोस्त बन जाना चाहिए, बनना ही चाहिए। नहीं, आज के समय में अगर दोस्त नहीं बनेंगे तो बच्चा आपसे शेयर ही नहीं करेगा। मेरे साथ भी जेंजी बहुत अच्छे से झलक करते हैं, क्योंकि मैं बहुत दोस्त की तरह उनके साथ रहती हूँ, इसीलिए तो करते हैं। तो दिस इज समथिंग गुड। इसीलिए तो करते हैं, क्योंकि मैं उनको समझने की कोशिश करती हूँ, उनको जज नहीं करती हूँ। मैं एक्चुअली बताऊं, अगर आप जंजी आपने कई बार ये वर्ड यूज किया, एक बात कहना चाहती हूँ, वो लाइफ को जीना चाहते हैं द वे लाइफ इज गोइंग ऑन। राइट। तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? गलत नहीं है, आप भी जिए ना लाइफ उनके साथ। मैं यही तो कह रही हूँ कि हमें उनको उनके पर्सपेक्टिव से देखना है, बिल्कुल देखना चाहिए, और हमें उनके साथ उसी तरह से जिंदा दिली से रहना है, और उनसे दोस्त बन के अगर हम रहेंगे तो वो हमारे साथ बहुत खुश रहते हैं। अगर आप और आप उनकी चीज को समझिए, और उसी समय धीमे धीमे से आप उनमें ये डाल दीजिए कि कहीं ना कहीं आपको भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए अभी से तैयार होना, आपको गंभीर भी होना पड़ेगा। तो मैं फ्रंट सीट पे ले आई हूँ मनीषा जी को, और अब इनसे कन्फेशन कराया जाएगा। क्या पूछने वाली है, क्या कन्फेस करना है सभा जी? कुछ निजी, जिससे कि लोगों को थोड़ा सबक भी मिले कि किस तरह से वो अपनी जिंदगी को बेहतर कर ले। हम लोग ने शुरू में जब हम लोग बात कर रहे थे तो हम लोग ने ये बात करी थी कि जब इंसान किसी कामयाब औरत को देखता है तो उसको ये लगता है कि ये प्रिविलेज्ड है, इनको सब कुछ आसानी से मिल गया। लेकिन हमको पता है, आपको पता है कि हम लोग आज जो यहाँ पहुंचे हैं तो उसके पीछे हमारा बहुत स्ट्रगल रहा है, और कई सारे ऐसे लम्हे रहे जिंदगी में जिसमें हम लोग को ऐसा भी लगा कि हम टूट गए, लेकिन फिर भी हम दोबारा खड़े हुए और हमने वो मकाम हासिल करा जो हमारे पास आज है, और आगे हम और भी बेहतर मकाम हासिल करेंगे। तो आप हमें ये बताइए कि आपकी जिंदगी में, आपके इस पूरी जर्नी में कभी कोई ऐसा लम्हा आया जिसमें आपको लगा कि बस अब नहीं हो पाएगा, और फिर उसके बाद ऐसा क्या आपके अंदर थॉट आया या क्या मोटिवेशन आया कि आप दोबारा से उठ खड़ी हुई? कभी नहीं, अभी भी। हाँ। ये प्रोसेस है, अभी भी आता है। तो क्या चीज मोटिवेट करती है कि आप दोबारा उठ के खड़ी हो जाती हैं और उसी जोश के साथ आगे बढ़ती हैं? जो टूटने वाली बात आप कह रही हैं, वो बहुत बार ऐसा हुआ है, और मुझे लगता है कि मैं गिनती भी नहीं कर सकती, इतनी बार हुआ होगा। अभी भी कई बार होता है कि नहीं, क्यों, किस लिए, क्यों करना है? फिर क्या वो चीज है जो आपको दोबारा खड़ा कर देती है, वो बताइए हमारे लिए। मैं आपसे भी कहा ना कि मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक कि मेरे साथ। तो यही थॉट आपके अंदर आती ना? हाँ, मुझे लगता है कि अगर मैंने कल गलती कर दी, गलती तो मतलब मुझे लगता है कि जो हम हैं, वी ह्यूमन बंडल ऑफ एरर्स है, इंसान जो है गलतियों का पुतला है, रोज गलती करता है। तो गलतियों से सीखना चाहिए ना, गलतियों से रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल, वो एक कोट है ना, यू फॉल 7 एंड स्टैंड 8। चाहे आप 7 बार गिरे, 8वीं बार उठ जाए, मैं तो कहती हूँ 10 बार गिरे तो ये रियलाइज हो गया कि आपने गलती कर दी, तो आप उसको रेक्टिफाई करोगे। अगर आप रियलाइज ही नहीं करोगे, आप फील ही नहीं करोगे, आपको मालूम ही नहीं होगा कि आपने ये गलती करी, और आपको तब नहीं मालूम होगा जब आप कुछ करोगे नहीं। तो करना है, गलती भी होगी, फिर रुकना नहीं है, फिर आगे बढ़ना है। बस मेरे जीवन का एक ही मंत्र है, गलतियां आपको सिखाती हैं, रोकती नहीं है, और आपको रुकना नहीं है, आपको सीखना है। तो आपको अपने अंदर ये एक जज्बा लाना है मनीषा जी की तरह कि मुझे रुकना नहीं है, मैं रुकूंगी तब जब मेरी सांस रुकेगी। हाँ, मेरी सांस रुकेगी तो मैं रुक जाऊंगी। तो यही हमको सीखना है कि हम इंसान हैं, हमको तब तक हार नहीं माननी जब तक कि हमारे जिस्म में जान है। हाँ, बिल्कुल, बहुत सीखने वाली बात है, इस पर आप सब गौर करें। मनीषा जी, चलते चलते एक और आपसे सवाल करूंगी, एक मैसेज दीजिए युवाओं को, लड़कियों को, कि उन्हें
वो क्या करें जिससे कि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सके और वो कामयाब हो सकें? बहुत ये आपने एक संवेदनशील क्वेश्चन पूछा है और मैं सच में इस आपके चैनल के माध्यम से डॉक्टर सबा, अगर आप इसको जितना ज़्यादा प्रसारित कर पाएँगी, उतनी ही प्रसन्नता मुझे होगी। मैं युवाओं को खासकर हुँ, हुँ। लड़कियों को, हुँ, हुँ। स्त्रियों को हुँ, हुँ। एक मैसेज देना चाहती हूँ। हुँ, हुँ। एक स्टेटमेंट आता है ब्यूटी विद ब्रेन, राइट, इसको अपने जीवन में उतार आप लीजिए। मत आत्मसात करें। मत करें। अच्छा, ओके। ब्यूटी विद ब्रेन ये हुँ, आपके लिए एक डेरोगेटरी रिमार्क है, ओके। क्योंकि भगवान ने, ईश्वर ने और जो जिस धर्म को मानने वाला है, उसने सभी लोगों को समान रूप से मस्तिष्क दिया है, हृदय दिया है, एक अच्छा स्वस्थ शरीर दे करके भेजा है। सुंदरता, कम सुंदरता या जैसा मानक ना हो कि किसी का शरीर का रंग अगर हुँ, कम गोरा है जिसको कहा जाता है, या नाक थोड़ी कम पतली है, या लंबाई थोड़ी कम है, हुँ। ये मानक जो लोगों ने स्थापित किए हाँ, हैं, अगर वो उस पे पूर्ण नहीं उतर रहा है और कोई उतर रहा है, तो कभी कभी और बहुत बार ऐसा मैंने देखा कि कभी कोई स्त्री किसी अच्छे बड़े मंच पे पहुंचती है, तो जो उस कार्यक्रम को संचालित कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि ब्यूटी विद ब्रेन। हुँ, मुझे हुँ, बहुत खराब लगता है जब हुँ, उस वक्तव्य पे, उस बात पे तालियां बजती हैं। हुँ, कभी किसी पुरुष के लिए आप लोगों ने सुना हैंडसम विद ब्रेन? नहीं, मतलब हम क्या सोचते हैं कि हाँ, पुरुषों के पास ब्रेन है, हाँ, जबकि ईश्वर ने ऐसा नहीं किया। हुँ, उसने हमें भी बराबर उतना ही मस्तिष्क दिया है। हुँ, हुँ, अगर हम लोग सदियों सदियों से, हम भारत की बात हुँ, कर रहे हैं, हुँ, हुँ, घर चला रहे हैं, अपने हुँ, बच्चे बड़े कर रहे हैं, अपने माता पिता को लुक आफ्टर कर रहे हैं, हुँ, तो बिना दिमाग के तो नहीं कर ज़ाहिर रहे। सी एक बात है। आपकी प्राइमरी स्कूल की जो टीचर होती हाँ, है, हाँ, केजी हाँ, किंडरगार्टन की, हाँ, वो भी एक महिला होती है। हाँ, हाँ, हम अब पुरुषों की बात करूं तो वो हुँ, अपने माँ बाप को हमारे भरोसे छोड़ते हैं। हुँ, हुँ, आगे की जनरेशन जो हमारी संतति है वो हमारे हाँ, भरोसे हाँ, छोड़ते हाँ, हैं। महिलाओं तो की। बिना दिमाग के हम नहीं करते हैं। तो हुँ, ये ब्यूटी विद ब्रेन नहीं होना चाहिए, ब्रेन विद ब्यूटी हो सकता है। ओके, तो ओके। तो बड़ी इसको गहरी बात आपने कह दी क्योंकि इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं जाता है। इसको आप देखिएगा हाँ, कि ब्रेन है और ब्यूटी के अगर स्टैंडर्ड्स आप जैसा समाज में हाँ, बना हुआ हाँ, है उसको हाँ, कर रहे हो तो ठीक है, नहीं भी कर रहे हो, अगर आप अच्छे से सांस ले रहे हो, अच्छे से हुँ, देख रहे हो, अच्छे से सुन रहे हो, अच्छे से चल रहे हो, हाँ, अपनी लाइफ को एक अच्छे ढंग से बिता रहे हो, तो हुँ, क्यों आपको उन स्टैंडर्ड्स के पीछे जाना है जो ये कह रहे नहीं सुतवा नाक और कमल जैसी आंखें हाँ, और गुलाब जैसे होठ की, इस पे नहीं जाना है। यंग जनरेशन, हाँ, लड़कियों अपने करियर पे फोकस करो, बी हुँ, इंडिपेंडेंट। हुँ, आपको किसी भी पुरुष की कमाई के ऊपर अधीन डिपेंडेंट नहीं हाँ, होना है, डिपेंडेंट नहीं होना है। अर्न करो, इन्वेस्ट करो, आत्मनिर्भर बनो, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। विकसित होगा, बिल्कुल, बढ़ेगा। बिल्कुल। अपने बच्चों को बढ़ाओ। और महिलाओं का काम करना इज नॉट जरूरत, हुँ, कि जरूरत नहीं है इसलिए हमें हाँ, काम नहीं करना है, हाँ, जरूरत नहीं है, हुँ, हुँ, हमें काम करना है। करना है। द वे men do। हमें इसलिए करना है क्योंकि हमें अपना एक पहचान बनानी है, अपनी आइडेंटिटी बनानी हमारी है, है। हाँ, हमें ऊपर वाले ने जो पैदा किया ना उसे हाँ, बना करके ये भेजा, उसने आइडेंटिटी दी, दी, लेकिन हमने क्या करा हम दूसरे पे डिपेंड हो गए और धीरे-धीरे उस खत्म हो उस गए। वजह से हमारी आइडेंटिटी खो गई या उनमें मिक्स हो गई। हाँ, तो हमको अगर कुछ काम करना है तो हमें इसलिए करना है ताकि हमारी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी रहे। होनी ही हुँ, चाहिए। तो बहुत बराबरी बहुत को के लिए हम लोग बहुत स्ट्राइव करते हाँ, हैं, हाँ, बहुत हाँ, बात हाँ। करते हैं। बराबरी कैसे आएगी? बराबरी तभी आएगी जब हम कोशिश करेंगे ना, हम, हम कोशिश करें, हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब हम अपने नैन नक्श पे, ध्यान अपने देना उस पे ध्यान देने लग जाएंगे और हम कहेंगे कि नहीं हमें हमारा हक चाहिए। अरे आपको समाज तब वो हक देगा जब आप समाज को भी बराबर, आप मैंने आपसे क्या कहा कि जितने भी केसेस मॉलेस्टेशन के आते हैं, हुँ, हुँ, अब्यूज पेन के आते हैं, हुँ, या आप ये समझ लीजिए घरेलू हिंसा के आते हैं, वो इसलिए आते हैं
कि महिलाएं सक्षम नहीं हैं, वो बाहर इतनी हाँ, नहीं हाँ, दिखती बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। अगर 60 पुरुष 40 महिलाएं, 70 पुरुष 30 महिलाएं, 70 महिलाएं 30 पुरुष, जिस दिन सड़कों पे समाज में दिखने लग जाएंगे वहां मोलेस्टेशन के केसेस नहीं होंगे। इतना सरकार को व्यय नहीं करना पड़ेगा हमारी सुरक्षा पे। लेकिन चीजें बदल रही मैं देख रही हूँ, थोड़ा स्थिति बेहतर है। हाँ, अब स्थिति इसमें बेहतर जितना है। पेरेंट्स अपने हाँ, बच्चों में इक्वलिटी रखेंगे, उतना ही मुझे लगता है कि समाज इक्वल हो जाएगा, जैसा हम सोचते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बातें मनीषा जी से हम लोग ने करी, बहुत देर हम लोग ने बातें करी, और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए देंगी, और खासकर युवाओं और महिलाओं के लिए ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा होने वाला है। इसको ध्यान से देखें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें अगर आपको पसंद आए तो। चलिए, इसी के साथ साइन ऑफ करते हैं और अगले एपिसोड में मिलेंगे अगले गेस्ट के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।